नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर मनाली में रोहित अब चिराग से कहता है कि क्या तुम्हें प्रोफेसर वांगापट्टू के बारे में कुछ पता चला कि अब उनकी तबीयत कैसी है। अब रोहित की इस बात पर अब चिराग कहता है, ये सर वो कल ही एडमिट हुए थे हमारे हॉस्पिटल में, उनके बेटे उनके साथ ही हैं, बाकी सब ठीक है। लेकिन अब चिराग की इस लेकिन की बात पर अब रोहित कहता है, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए, अपनी बात को पूरा करो चिराग। रोहित की इस बात पर अब चिराग कहता है, सर मेरे ख्याल से हमें उनका ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए और वो भी बिना किसी की नज़र में आए हुए। इस बात पर अब रोहित कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, कोई बात हुई है क्या। तब अब रोहित की इस बात को सुनकर अब चिराग कहता है कि आई विल शो यू समथिंग। इसके बाद ये कहने के बाद अब यहाँ पर चिराग अब अपनी पॉकेट से अब अपना फ़ोन निकालता है और वो अब अपना फ़ोन निकाल कर अब उसमें एक रिकॉर्ड की हुई वीडियो को अब वहाँ पर चला देता है। और उसके बाद अब वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ यहाँ पर रोहित को सब दिखा देता है। इधर रोहित भी उस वीडियो को देखने के बाद अब रोहित मारवा कहता है, तुम चिंता मत करो चिराग, इस काम को करना हम में से किसी के भी बस की बात नहीं है, इस काम को सिर्फ वही दो ही कर सकते हैं, हम नहीं। रोहित की इस बात पर अब चिराग कहता है, श्योर हमें बहुत जल्द ये काम करना ही होगा सर, कहीं वो लोग हमारे हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि अब हमारे पास भी ज़्यादा समय नहीं है। चिराग की इस बात पर अब रोहित कहता है, डोंट वरी। और ये कहते हुए ही रोहित अब उस रूम से बाहर निकलकर अब एक दूसरे रूम की तरफ जाने लगता है। इधर नेक्स्ट डे मॉर्निंग दिल्ली में मल्होत्रा हाउस के गार्डन में यहाँ पर अब एक चॉपर आकर रुकता है। जैसे ही वो चॉपर वहाँ पर रुका तो अब उसके अंदर से पहले कुछ सिक्योरिटी गार्ड बाहर निकलते हैं और उसके बाद कमांडर इन चीफ उस चॉपर के से बाहर निकलते हैं। उनके निकलने के बाद अब यहाँ पर कविनालिशा और अंजलि मल्होत्रा से कहती है, अब तो आप यहाँ खुश है ना यहाँ पर आकर, क्योंकि आप कब से हमें कह रही थी कि आपको वापस इंडिया में आना है, मल्होत्रा हाउस में आना है, अपनी फैमिली से मिलना है। देखो अब हम फाइनली यहाँ पर मल्होत्रा हाउस आ गए हैं, क्योंकि ये चॉपर यहाँ पर रानी साहिबा का आया था। इधर कविनालिशा की इस बात को सुनकर अब अंजलि मामी कहती है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं अपनी फैमिली को सच में बहुत ही मिस कर रही थी। और क्योंकि आलिशा ये तो तुम भी जानती हो ना बेटा कि जिस समय मैं यहाँ से गई थी उस समय यहाँ पर इंडिया में हमारी फैमिलीज की क्या ही सिचुएशन थी। अरे कितना बुरा वक्त था, इवन मुझे तो अभी तक नहीं पता कि अभी भी कुछ ठीक हुआ है या नहीं। इसलिए मुझे बस वहाँ जाने के बाद भी इन्हीं लोगों की चिंता हो रही थी, क्योंकि देखो ना मैं किस तरह से अचानक ही यहाँ से चली गई थी बिना किसी को कुछ भी बताए। तो मेरा फिर वहाँ पर मन कैसा लगता, इसलिए तुमसे मैंने जिद की थी कि मैं यहाँ पर वापस आना चाहती हूँ। ये अब यहाँ पर अंजलि मामी की ये बात सुनते ही अब कविनालिशा कहती है, नीचे उतरिए, क्योंकि देखो अब हम पहुँच चुके हैं। इधर आलिशा की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी भी नीचे उतरने लगती है और अब वो नीचे उतरते हुए आलिशा से कहती है, आलिशा तुम भी आओ ना बेटा। अब अंजलि मामी की ये बात सुनते ही अब कविनालिशा भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और वो भी उनके साथ अब नीचे उतर जाती है। अब यहाँ पर नीचे उतरते हुए अब आलिशा अंजलि मल्होत्रा से कहती है, ज़्यादा वक्त तक हम यहाँ पर नहीं रुक पाएंगे, सॉरी, क्योंकि हमें यहाँ से जल्द जाना होगा। अब कविनालिशा की इस बात पर इससे पहले कि अंजलि मामी कुछ भी कहती कि तभी अब वहाँ पर उनके कानों में आवाज़ आती है, रानी माँ मुझे पिंकी और यश से मिलना है। अब यहाँ पर इस बात पर अब कविनालिशा कहती है, पहले कुछ देर हम यहाँ पर रुकते हैं, इसके बाद आप वहाँ पर
जाना, क्योंकि यहाँ पर कवि नालिशा नहीं बल्कि यहाँ पर लतिका और ये सब भी यहाँ पर आए हुए थे। और लतिका क्योंकि जब पिंकी और यश वहाँ पर पेरिस में रुके थे तो उस समय लतिका की अच्छी खासी दोस्ती पिंकी और यश के साथ भी हो गई थी। और क्योंकि उनके घर में छोटे छोटे बेबीज भी थे इसलिए वो उनसे भी मिलना चाहती थी, क्योंकि लतिका को बच्चे बहुत ही क्यूट लग रहे थे। इसलिए भी यहाँ पर कवि नालिशा उन्हें कहती है कि देखो अब बेटा अभी हमें यहाँ पर कुछ समय के लिए रुकना है। अब इधर कवि नालिशा की इस बात पर को सुनकर अब यहाँ पर लतिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। और अब उनकी इस बात को सुनकर अब अंजलि मल्होत्रा कहती है आलिशा हम आपसे एक बात पूछें। अब अंजलि मल्होत्रा की इस बात को सुनकर आलिशा कहती है हाँ पूछिए ना। तो अब अंजलि मामी कहती है कि बेटा ऐसा क्यों कह रही हो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे साथ वहाँ पर क्या हुआ था। वो सेम चीज लतिका के साथ होगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। अब ये सुनते ही अब कवि नालिशा कहती है इसके बारे में आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि हम सब कुछ संभाल लेंगे। वो भी मेरा परिवार है। यहाँ अब कवि नालिशा प्रिंसेस लतिका और अंजलि मामी के साथ अब मल्होत्रा हाउस के अंदर जाने लगती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही मल्होत्रा हाउस में चोपर की आवाज़ सुनाई दी तो वो सभी अभी अपने कमरों से निकलकर अभी हॉल में ही एकत्रित हो गए थे। तो अब जैसे ही ये सभी अभी मल्होत्रा हाउस के अंदर जाने लगते हैं तो वहाँ अंदर श्वेता श्रेया से कहती है तुम अपनी डांस क्लास से कब फ्री होगी। अब उसकी इस बात पर अब श्रेया कहती है बहुत जल्द। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो, तुम्हें कुछ काम था क्या। अब उसकी ये बात सुनते ही अब श्वेता इस बात का जवाब देती है। तभी उसकी नज़र अब सामने दरवाजे पर जाती है तो सामने से अंजलि मामी आ रही थी। अब अपनी माँ को इस तरह से अपने सामने देखकर श्वेता अब जल्दी से अपने घर में जोर जोर से अब कहने लगती है पापा देखो आ गई ना माँ, दादी माँ देखो आ गई माँ, आप सभी देखो सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, सच में माँ ही आ गई ना। इधर उनके साथ अब कवि नालिशा प्रिंसेस लतिका भी थी। इधर श्वेता अभी भी इस बात से अनजान थी कि फोन पर श्रेया ने ये बातें सुन ली थी, क्योंकि श्वेता यहाँ पर फोन पर श्रेया से ही बात कर रही थी। वहीं श्वेता की आवाज को सुनकर तो मल्होत्रा हाउस के जितने भी मेंबर थे जो कि वहाँ पर अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे थे वो भी अब हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और वो कहते हैं सच में श्वेता इतना खुश तो हमने तुम्हें पहले कभी भी नहीं देखा। अरे तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुमने अपनी माँ को न जाने कितने ही सालों के बाद देखा है। इधर श्वेता के चेहरे पर अभी भी वही ही मुस्कान थी। और अभी यहाँ पर सभी वहाँ पर अब आकर कवि नालिशा और अंजलि का स्वागत करते हैं। इधर क्रिश अब आलिशा के पास जाता है और अब आलिशा से कहता है ये क्या है दीदी, आप हमें बता तो देती कि आप यहाँ पर आ रही हैं। अरे देखना हम आपके वेलकम की और भी अच्छे से तैयारी करते, क्योंकि ऐसे अचानक तो सब आधा अधूरा रह गया ना। क्योंकि देखो हमारी बहन यहाँ पर आई है और हम अपनी बहन के लिए ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाते। एटलीस्ट आप चलने से पहले तो हमें एक बार बता ही देते। और वो भी देखो अगर जब हम आपका वेलकम करते ना तो एक पूरे ही रॉयल अंदाज में करते, जैसे आपका हमेशा पेरिस में होता है। अब क्रिश की ये बात सुनते ही अब किशन मामा भी कहते हैं हाँ तो अभी कौन सी वो रह गई, तो ऐसा करो ना अभी कर दो। इधर किशन मामा की ये बात सुनते ही अब कवि नालिशा कहती है रहने दीजिए, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर बस इन्हें ही छोड़ने के लिए आए थे। इधर श्वेता अब आलिशा के पास जाकर कहती है थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। क्योंकि श्वेता अब यहाँ पर अपनी आंखों के सामने ही कवि नालिशा को उन्हें उनका साथ देने के लिए थैंक यू कह रही थी। क्योंकि जब किंग ने उनकी मल्होत्रा फार्मेसी की सारी ही दवाइयों को बंद करा दिया था तो अब उस समय
उसे आलिशा ने ही उसे सपोर्ट किया था। हालांकि वो डिसीजन अनिका का था, लेकिन अभी श्वेता अभी भी इन सब चीज़ों से अनजान थी, क्योंकि उसे तो बस यही लग रहा था कि आलिशा ने ही उसका साथ दिया है। अगर आलिशा उस समय पेरिस से उनका सपोर्ट नहीं करती तो शायद अब तक तो उनकी मल्होत्रा फार्मेसी पर ताला लग जाता। लेकिन अब यहाँ पर कविन आलिशा उनकी बात को सुनकर कहती है, हमें आपकी फार्मेसी में बने एंटी डिप्रेसिंग पिल और उस अमृत टैबलेट्स चाहिए, तो क्या आप हमें उनकी अच्छे से सप्लाई करेंगी ना। अब ये सुनते ही अब श्वेता कहती है, हाँ, क्यों नहीं, अरे आप बताइए तो आपको कितना चाहिए दीदी। अब श्वेता की इस बात पर अब कविन आलिशा कहती है, अभी के लिए तो ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ अभी के लिए मुझे कुछ सैंपल चाहिए ताकि मैं उन्हें अच्छे से सैंपल के तौर पर दिखा सकूं। और वैसे भी जो लोग हम पर भरोसा करते हैं ना, उन्होंने तो आप लोगों को पहले से ही ऑर्डर दे ही दिए होंगे, जहां तक मुझे लग रहा है। कविन आलिशा की इस बात को सुनकर अब श्वेता भी कहती है, हाँ दीदी वो सब तो हो गया, क्योंकि मैंने जिन जिन लोगों ने हमें ऑर्डर दिए थे वो मैंने सभी को ही सप्लाई की गारंटी भी दे दी है, और एक तय सीमा के अंदर, एक तय समय के अंदर ही हम उनकी सप्लाई को भी पूरा करा देंगे। ये मैं आपको भी गारंटी देती हूँ, क्योंकि हमारी मल्होत्रा फार्मेसी की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होगी। और यहाँ पर देखो, जैसे ही हमें उनके बारे में ऑर्डर मिला तो उन सब का जितना ऑर्डर था उस सब के अकॉर्डिंग ही हमने प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी तरफ से किसी भी तरह की कोई भी कमी हो। इवन हम तो ये चाहते हैं कि तय समय सीमा से पहले ही हम उनकी सप्लाई कर दें। इधर यहाँ पर श्वेता की ये बात सुनते ही अब कविन आलिशा कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इवन मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि तुम इतनी डेडिकेशन के साथ अब अपना काम कर रही हो। सच में बेस्ट ऑफ लक। बस इसी डेडिकेशन के साथ तुम अपना काम करती रहो। देखना एक दिन मल्होत्रा फार्मेसी सच में और भी अधिक ऊंचाइयों पर होगी। जहां एक तरफ आलिशा के यहाँ आने से मल्होत्रा परिवार के घर में एकदम से रौनक थी, क्योंकि वो यहाँ पर मल्होत्रा परिवार से अंजलि मामी के चले जाने के बाद यहाँ पर सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे इस परिवार की जान ही चली गई हो। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा के साथ साथ आलिशा और उनकी बेटी भी आई थी, तो यहाँ पर काफ़ी चहल पहल थी। तो वहीं इधर दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में भी अपने प्राइवेट ऑफिस में बैठा हुआ आकाश गुलेरिया अभी यहाँ पर अपना काम कर रहा था। जब आकाश यहाँ पर अपना काम कर रहा था तभी अचानक से आकाश का फ़ोन बजने लगता है। आकाश के फ़ोन की रिंगटोन से जैसे ही उसका ध्यान अब अपने फ़ोन की तरफ जाता है, तो जैसे ही उसने अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा तो उसमें श्रेया का नंबर शो हो रहा था। श्रेया के नंबर को देखकर अब आकाश यहाँ पर अपने मन में ही सोचता है, श्रेया फ़ोन क्यों कर रही है, क्या काम हो गया, कहीं घर में फिर से कोई इमरजेंसी तो नहीं आ गई। हे भगवान, बस सब ठीक हो, क्योंकि इस समय हमारे परिवार की सिचुएशन ही कुछ ऐसी चल रही है कि अब तो हर पल फैमिली में से किसी का भी कॉल आता है तो सच में दिल धक धक करने लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से हमारा परिवार फिर से किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होगा। इधर ये सोचते हुए ही आकाश अब अपने फ़ोन को बड़ी ही बेचैनी के साथ उठा लेता है, क्योंकि वो बस फ़ोन को उठाते उठाते भी भगवान को प्रेयर कर रहा था कि उसे ऐसा वैसे कोई बुरी खबर सुनने को ना मिले। और अब यहाँ पर इस साइड से अब आकाश हेलो कहता है, तो अब दूसरी तरफ से सामने से आवाज़ आती है, आकाश कहाँ हैं आप? आलिशा और लतिका मल्होत्रा हाउस में आई हैं, उन्हें यहाँ गुलेरिया हाउस लेकर आ जाओ। अभी यहाँ पर श्रेया ने जो भी श्वेता से फोन पर बात करते हुए सुना था, अब उसने सारी की सारी बातें वो यहाँ पर बताती है। इधर उसकी ये बात सुनते ही अब आकाश कहता है, क्या तुम सच में सच कह रही हो श्रेया? क्योंकि वो ऐसे अचानक कैसे आ गई, हमें तो इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं थी। अब इस बात पर अब आकाश को सामने से आवाज आती है,
हाँ आकाश, अब देखो देर मत करो, क्योंकि देखो हम तो खुद पेरिस में जाकर अपनी बहन को मनाने वाले थे। क्योंकि देखो आकाश, जब हमारी बहन पहली बार यहाँ पर गुलेरिया हाउस में आई थी तो तब भी हमने उनके स्वागत की बजाय उनका अपमान ही किया था। इसलिए देखो अब हमारे पास समय है, अपनी तुम तो जाओ और अपनी बहन को मना कर यहाँ पर लेकर आओ, क्योंकि अपनी बहन के साथ साथ अपनी भांजी को भी तो लेकर आना है ना। इधर वो बस मैं भी बस थोड़ी ही देर में आती हूँ। अब आकाश कहता है, लेकिन सच में श्रेया, क्योंकि देखो मुझे तो तुम्हारी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा। अब श्रेया कहती है, अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। क्यों? अब वो कहती है कि मेरी श्रेया से बात हुई थी, और जब श्रेया वहाँ पर अंजलि मामी और उसको देख रही थी तो तभी मुझे उनके बीच में हो रही वार्तालाप से पता चला कि वहाँ पर आलिशा आई है, और साथ के साथ उसकी बेटी लतिका भी। इधर श्रेया की ये बात सुनते ही अब आकाश कहता है, ठीक है श्रेया, फिर तो। इतना कहते हुए अब आकाश भी अपने फोन को जल्दी से डिस्कनेक्ट कर देता है। अब यहाँ पर आकाश अपने फोन को काटने के बाद अब वो यहाँ पर यही सोचता है, पिछली बार उससे जो भी गलती हुई थी अब वो अपनी सारी ही गलतियों की माफी अपनी बहन से मांग लेगा। क्योंकि उस समय वो अपने होश व हवास में नहीं था। उस समय वो नेत्रा के सम्मोहन में इतना फंस चुका था कि वो सही या गलत का निर्णय ही नहीं ले पा रहा था। अरे वो समय सच में उस नेत्रा ने पता नहीं ऐसा कौन सा जादू चला दिया था कि मैं जिन बहनों का मुझे हमेशा से ही आदर सम्मान करना चाहिए, अरे जिनकी वजह से जो बहनें हमेशा ही मेरे आगे खड़ी रही हैं, क्योंकि एक तरफ अनिका ने तो मुझे ना जाने कितनी ही बार बचाया है, और आलिशा जो कि रोहित की मौत के बाद जब यहाँ पर इतना सब कुछ हो गया, जब किंग ने इतना सब कुछ हो गया कि हमारा नाम तक मिट्टी में मिलने के लिए तैयार था, तब यहाँ पर आलिशा ने ही हमारी हेल्प की थी। इसलिए वो अब यहाँ पर ये सब सोचते हुए अपना सारा काम बंद करके अब जल्दी से अपने ऑफिस से बाहर निकल कर जाने लगता है। इधर आकाश को इस तरह से हड़बड़ाता हुआ जाता हुआ देखकर अब मयूर आकाश को पीछे से आवाज लगाता है, आकाश भैया रुको 1 मिनट। अब जैसे ही आकाश को मयूर की आवाज सुनाई देती है तो आकाश वहीं पर अपने कदमों को रोक देता है। तब तक मयूर भी अब आकाश के पास आ जाता है, और अब मयूर आकाश के पास आया तभी आकाश कहता है, हाँ मयूर बोलो क्या बात है। देखो मयूर, मैं भी बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ, अभी मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। इधर आकाश की इस बात को सुनकर अब मयूर कहता है, हाँ वो तो मुझे दिख ही रहा है आकाश के तुम बहुत ही ज्यादा जल्दी में हो, इसीलिए ही तो मैंने तुमने रोका है। क्या बात है, क्या हो गया, तुम कहाँ जा रहे हो, वो भी इतनी हड़बड़ाहट के साथ। मयूर की इस बात को सुनते ही अब आकाश गुलेरिया कहता है, अरे बात ही कुछ ऐसी है, बस अब मुझे जल्द से जल्द मल्होत्रा हाउस जाना है। अब यहाँ पर जैसे ही मयूर गुलेरिया ने आकाश के मुंह से मल्होत्रा हाउस सुना तो एकदम से मयूर भी घबरा जाता है कि आखिर अब क्या हो गया, आखिर अचानक से आकाश मल्होत्रा हाउस क्यों जा रहा है। क्योंकि अभी तक तो मयूर को भी पता था कि अंजलि मल्होत्रा तो मल्होत्रा हाउस में है ही नहीं। तो अब वो उससे पूछता है, लेकिन मल्होत्रा हाउस में क्या करने जा रहे हो आकाश? अगर मैं ये सोचूं कि तुम अपनी माँ से मिलने के लिए जा रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो तो अभी मल्होत्रा हाउस है भी नहीं। तो क्या इमरजेंसी हो गई जो तुम इस तरह से हड़बड़ाते हुए जा रहे हो? देखो आकाश, तुम आराम से थोड़ा सा शांति लो, आराम से भी तो जा सकते हो। मयूर की इस बात को सुनकर अब आकाश कहता है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं क्यों जा रहा हूँ। सच में मैं खुद से इतना हूँ क्योंकि मैं मल्होत्रा हाउस से इस घर की बेटी को लेने के लिए जा रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पर आकाश ने ये कहा तब आकाश गुलेरिया की इस बात पर अब मयूर कहता है, गुलेरिया परिवार की बेटी, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या अनिका मल्होत्रा परिवार में आई है? हाँ, क्या कहना चाहते हो तुम? अब यहाँ पर मयूर की बात को सुनकर अब आकाश कहता है, मयूर तुम कैसे भूल सकते हो, माना अनिका गुलेरिया परिवार की बेटी है, लेकिन अब गुलेरिया परिवार की एक बेटी और भी तो है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आकाश की इस बात को सुनकर अब मयूर कहता है, तो इसका मतलब ये है कि क्या कविन आलिशा यानी कि पेरिस से आलिशा मल्होत्रा परिवार में आई है? क्या तुम सच कह रहे हो?
अब मयूर की इस बात को सुनकर अब आकाश कहता है, हाँ हाँ मैं सच कह रहा हूँ मयूर, जब मुझे इस बात के बारे में पता चला था तो मेरा भी सेम यही रिएक्शन था। मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि आलिशा मल्होत्रा परिवार में आई है, लेकिन मुझे श्रेया ने बताया, इसलिए मैं अब बिना समय गवाए जल्द से जल्द अपनी बहन को यहाँ पर अपने गुलेरिया परिवार में लाना चाहता हूँ। और हाँ, जितने भी हमसे गलतियाँ हुई है उन सब का प्रायश्चित भी करना चाहता हूँ। इधर आकाश की इस बात को सुनकर अब मयूर कहता है, फिर तो ठीक है आकाश, ऐसा करो तुम चलो, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, क्योंकि गलतियाँ तो देखो मुझसे भी तो हुई है, अरे वो मेरी भी तो बहन है, इसलिए चलो हम दोनों ही भाई चलते हैं। मयूर की इस बात को सुनकर अब आकाश गुलेरिया कहता है, हाँ मैं अपने बॉडीगार्ड के साथ जा रहा हूँ और वहाँ पर आलिशा की भी सिक्योरिटी होगी, आलिशा के भी सिक्योरिटी गार्ड होंगे ही ना। तो तुम ऐसा करो मयूर, अभी तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ सारी की सारी तैयारियां करो और वहाँ पर मैं जाता हूँ, क्योंकि देखो इस बार जब हमारी बहन हमारे गुलेरिया हाउस में आएगी तो मैं नहीं चाहता कि उसके स्वागत में किसी भी तरह की कोई भी कमी हो। और हाँ, एक बात और, तुम राजलक्ष्मी से कहना कि वो आज हॉस्पिटल ना जाए, क्योंकि देखो राजलक्ष्मी का वहाँ होना भी बहुत ही जरूरी है। अब आकाश गुलेरिया की इस बात को सुनकर अब मयूर कहता है, मैं उसे भी सब कुछ कह दूंगा ना जब वो मुझे दिखाई देगी। मुझे तो ये ही समझ में नहीं आता कि आखिर ये कहाँ गायब हो गई है, क्योंकि सच में मुझे तो राजलक्ष्मी सुबह से मिले ही नहीं है। इधर ये सुनते ही अब आकाश कहता है, तुमने उसका फोन चेक किया? तुम उसे कॉल भी तो कर सकते थे ना मयूर। अब यहाँ पर आकाश की इस बात को सुनकर अब मयूर कहता है, मैं इतना संकी पति नहीं हूँ, और वैसे भी मुझे पता है कि वो मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगी, वो जरूर अपने किसी काम में ही बिजी होगी, इसलिए मैंने ये सब नहीं किया। वैसे उसका फ़ोन तो वो कमरे में ही था, लेकिन मैं उसके फ़ोन में क्या ही चेक करता। इधर ये सुनते ही अब आकाश अपने सिर पर अब अपना हाथ मारते हुए कहता है, बस कर तू, मेरा मतलब है तुमने उसे फ़ोन किया। ये सुनते ही अब मयूर कहता है, अरे हाँ यार किया, लेकिन वो अपना फ़ोन मैं बता तो चुका हूँ कि उसका फ़ोन तो वो अपने कमरे में ही भूल गई है, क्योंकि राजलक्ष्मी पहले तो कभी अपने फ़ोन को छोड़कर ऐसे कहीं भी नहीं गई। लेकिन मुझे यही तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर राजलक्ष्मी गई तो कहाँ, क्योंकि मुझे तो वो पूरे के पूरे गुलेरिया हाउस में भी नहीं मिली, और पता नहीं वो हॉस्पिटल गई है या नहीं। मयूर की इस बात पर अब आकाश कहता है, ये कहीं होगी, तुम अभी चिंता मत करो, मैं बस अभी एक बार मल्होत्रा हाउस से होकर आता हूँ, तब तक तुम यहाँ की प्रिपरेशन करो। आकाश की इस बात पर अब मयूर कहता है, ठीक है, लेकिन हाँ देखो आराम से जाना, क्योंकि इतनी हड़बड़ाहट में कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कुछ गड़बड़ हो जाए। अब मयूर की इस बात पर आकाश कहता है, तुम चिंता मत करो, ठीक है, मैं आराम से ही जाता हूँ। यहाँ आकाश गुलेरिया हाउस से बाहर निकलकर अब अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, तो वहीं उसके पीछे पीछे उसके बॉडीगार्ड की एक गाड़ी भी रेडी ही रहती है, और वो दोनों ही गाड़ियाँ मल्होत्रा हाउस के लिए अब रवाना हो जाती है। इधर गुलेरिया हाउस में पिंकी भी यहाँ से यस से कहती है, मैं टॉप फ्लोर पर अब कभी भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर कोई तो है। क्योंकि पिंकी अभी भी उसी सदमे से बाहर ही नहीं आ रही थी, उसे घूम फिर कर वही बातें उसके दिमाग में आ रही थी कि वहाँ पर जरूर कोई है। हालांकि जब यहाँ पर नेत्रा आई थी तो ये सब उस कमरे में गए थे, तब उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया था, लेकिन पिंकी को अभी भी यही लग रहा था कि जरूर वहाँ पर कोई तो है, इसलिए पिंकी की इस बात पर अब यस कहता है, लेकिन पिंकी क्यों नहीं जाओगी? अरे देखो ना, चलो ना, वहाँ पर बहुत ही मजा आएगा। और देखो, जब पिछली बार तुम्हें लगा था कि वहाँ पर कोई है, तो उस समय हमारी पूरी की पूरी फैमिली ने तो ये सब देखा ही था कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। पिंकी, ये बस तुम्हारा भ्रम है, इसलिए चलो ना, देखो मुझे तो ऊपर खेलने में बहुत ही मजा आता है। ये कहते हुए ही यह सब पिंकी का हाथ पकड़कर अब उसे टॉप फ्लोर की तरफ जबरदस्ती से लेकर जाने लगता है, और अब वहाँ पर ले जाते हुए वो पिंकी से कहता है, पिंकी क्या तुम डरती हो? अरे तुम डरती क्यों हो?
तुम तो बिल्कुल आलिशा बुआ पर गई हो। अरे देखो, जब मैं खुद तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ हूँ तो तुम क्यों डर रही हो? एक आलिशा बुआ भी तो देखो ऐसे ही डर रही है, वो भी डरपोक, और तुम दोनों ही एक जैसी कैसे हो गई? इधर यश की ये बात सुनते ही अब पिंकी कहती है, देखो यश, अगर मैं बुआ पर गई हूँ तो क्या क्या गलत है, क्योंकि वो भी तो हमारे घर की ही बेटी है, वो भी तो हमारी बुआ ही है उसमें। और तुम उसको डरपोक क्यों कह रहे हो? वो उसमें किस एंगल से तुम बुआ को डरपोक कह रहे हो? क्योंकि अगर वो डरपोक होती तो वो इस तरह से कितनी बड़ी महारानी नहीं होती। अब यहाँ पर पिंकी की इस बात पर अब यश कहता है कि वो अनिका बुआ जैसी नहीं है ना, इसलिए। क्योंकि देखो ना, अनिका बुआ तो किस तरह से हर एक सिचुएशन के आगे आकर खड़ी हो जाती है, वो हर किसी से कितनी अच्छी फाइट कर लेती है, उनके आगे कोई भी नहीं टिक पाता है। मैं तो बस इसीलिए ही बोल रहा हूँ। एनीवे, अब चलो, ये कहते हुए ही यह सब दूसरी तरफ भागने लगता है, तो वहीं पिंकी भी अब उसके पीछे पीछे भागने लगती है। जैसे ही वो दोनों अब यहाँ पर अपने दादाजी के रूम को क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर क्योंकि पिंकी जब उस कमरे के वहाँ से जा रही थी तो पिंकी को तब भी बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि पिंकी अभी अपने मन से उन आवाज़ों को निकाल ही नहीं पा रही थी। इसलिए पिंकी का मन तो नहीं कर रहा था कि वो उस कमरे की तरफ भी देखे, लेकिन पिंकी जब वहाँ पर जा रही थी तो उसे वहाँ का दरवाज़ा खुला दिखाई दिया। जैसे ही पिंकी को दरवाजा खुला दिखाई दिया तो ना चाहते हुए भी उसकी आंखें अपने आप ही सहसा उस कमरे की तरफ चली जाती है कि क्या अब भी वहां से वैसी ही आवाजें आएंगी, क्योंकि पिंकी ने डरते डरते फिर भी उस कमरे की तरफ ही देखा। इधर जैसे ही पिंकी ने उस कमरे की तरफ देखा तो वहां पर अब फर्श पर लेटी हुई उसे अपनी राजलक्ष्मी चाची दिखाई देती है, जो कि वहां पर जमीन पर पड़ी हुई थी। उन्हें इस तरह से पड़ा हुआ देखकर अब पिंकी अब जोर से आवाज लगाती है, यश 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 रुको, देखो यश देखो। अब यहाँ पर जैसे ही यश, जो कि अभी पिंकी से आगे भाग रहा था, उसे जैसे ही पिंकी की आवाज सुनाई दी तो यश अब वहीं पर ही एकदम से रुक जाता है और अब वो पीछे पलट कर देखता है। जैसे ही यश पीछे पलट कर देखता है तो वहां पर पिंकी जो कि अभी भी उसी कमरे के ही सामने खड़ी थी, इसलिए यश अब पिंकी से कहता है, देखो पिंकी, अब नहीं, अब तुम फिर से वही बातें करना शुरू मत कर देना, प्लीज पिंकी, चलो आओ, छोड़ो इन सब चीजों को। अब यहाँ पर पिंकी कहती है, अरे यश, पहले मेरी एक बार बात तो सुन ले, क्योंकि देखो यहाँ पर राजलक्ष्मी चाची यहाँ पर पड़ी हुई है, शायद उन्हें कुछ हो गया है। अब देखो क्या हुआ है राजलक्ष्मी चाची को। इधर पिंकी की ये बात सुनते ही अब यश जब उस रूम की तरफ उन्हीं पीछे की तरफ बढ़ता है और जब वो वहां पर पिंकी के साथ देखता है तो अब उसे भी वहां पर सामने फर्श पर अपनी राजलक्ष्मी चाची ही पड़ी दिखाई देती है। इसलिए अब उसे देखकर अब वो यह कहता है, अरे हाँ पिंकी, तुम तो सही कह रही हो, शायद इन्हें कुछ हो गया है, लेकिन क्या हुआ है इन्हें? इसलिए अब यहाँ पर उसकी बात को सुनकर अब पिंकी कहती है, अरे मुझे नहीं पता इन्हें क्या हुआ है, लेकिन हाँ, हमें अपने किसी बड़े को बोलना चाहिए। इसलिए अब पिंकी की ये बात सुनते ही अब यश जल्दी से अंदर आ जाता है और अब वो अपनी चाची को जगाने लगता है। तो वहीं पिंकी भी अब यश के साथ साथ उस कमरे के अंदर आ जाती है और वो भी बड़ी ही हिम्मत के साथ राजलक्ष्मी को हिलाने लगती है, क्योंकि हालांकि पिंकी को अभी भी इस कमरे के अंदर आते हुए डर लग रहा था, लेकिन अब वो बड़ी ही हिम्मत के साथ अब अपनी चाची को उठाने की कोशिश करती है और कहती है, क्या हुआ है चाची, प्लीज आप उठिए ना। इधर क्योंकि राजलक्ष्मी तो यहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी, इसलिए उनकी इन बातों का उसके ऊपर कोई भी यश असर नहीं हुआ था। इसलिए ये कहते हुए ही पिंकी अब इधर उधर फिर से देखने लगती है, क्योंकि उसे यहाँ पर डर तो बहुत ही लग रहा था। और अब वो यश से भी कहती है, यश ऐसा करो, तुम अभी इन्हें देखो, मैं बस अभी बाथरूम से थोड़ा सा पानी लेकर आती हूँ, शायद ये बेहोश हो रखी हैं, इसलिए जब हम इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे तो शायद इन्हें होश आ जाएगा। इधर पिंकी की इस बात को सुनकर अब यश कहता है, ठीक है पिंकी, लेकिन हाँ, तुम जल्दी पानी लेकर आना। यहाँ पर पिंकी अब यश की इतनी बात सुनने के बाद हाँ मैं अपना सिर हिलाती है और अब वो बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है।
हालांकि पिंकी यहाँ पर अभी भी डरते डरते कदमों से ही बाथरूम की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि उसे अब भी वही आवाजें अपने कानों में ऐसा लग रहा था जैसे सुनाई दे रही है। इसलिए अब वो डरते डरते बाथरूम में चली जाती है और अब बाथरूम से पानी लेकर फिर से वापस से यश और राजलक्ष्मी के पास आ जाती है। पिंकी अब जैसे ही यहाँ पर वहाँ आती है तो अब वो अपने छोटे हाथों से अब वो जल्दी से उसके हथेलियों में जितना पानी आता है उसे अब वो राजलक्ष्मी के ऊपर छिड़कती है और वो अब उस थोड़ा सा अब उसके फेस पर भी डालने लगती है। इधर कुछ ही देर के बाद जब राजलक्ष्मी के ऊपर पानी डला तो अब राजलक्ष्मी को होश आता है और यहाँ पर अब उस पानी के छींटों से अब उसकी आंखें खुलती है। जैसे ही राजलक्ष्मी ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने यहाँ पर यश और पिंकी थे। यश और पिंकी को देखकर अब राजलक्ष्मी कहती है, क्या क्या हुआ है? आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पर अपनी चाची की इस बात को सुनकर अब यश कहता है, कुछ नहीं चाची, हम तो बस यहाँ पर खेलने के लिए आए थे।